हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन 2025 का, ठीक है, अगस्त महीने का ये करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम है। हमने जुलाई 2025 राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स करा दिया है, यूट्यूब पे अपलोड है। इसका एक अलग ही से प्लेलिस्ट बना दिया हमें, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और माफी भी चाहूंगा, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। और इस वीडियो में हम अगस्त 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स करेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स का, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, इसी तरीके से 2026 के मई जून महीने तक का मैं कराने का कवर करूंगा, जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो अगस्त 2025 में सबसे पहला टॉपिक आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम में आता है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च ब्रिज, ठीक है, रेलवे के आर्च पुल का लोकार्पण जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 जून 2025 को किया गया। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च रेलवे ब्रिज है, इतना समझिएगा। और ये कहाँ है तो ये समझिए, यह ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में, यह ब्रिज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, रियासी जिले, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ठीक है, रियासी जिले में चिनाब नदी पर शंगलदाना और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दो तीन चीज बातें याद रखने वाली है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। किस नदी पर बना है, तो ये चिनाब नदी पर बना है। और चिनाब नदी किस नदी का सहायक नदी है भाइयों, तो ये हमारा सिंधु नदी का सहायक नदी है। ठीक है, और कौन से रेलवे स्टेशन के बीच बना है, तो संगलदाना, ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन, तो संगलदाना रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच में ये बना है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। इस रेलवे आर्च ब्रिज का हाइट कितना है, तो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो कि फ्रांस के, आपको एफिल टावर के बारे में सुने होंगे, उस एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। समझ गए, फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। चलिए, अब इसी पे एक सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी क्या, तो वंदे भारत ट्रेन जो है इस रूट पर कटरा से श्रीनगर की दूरी अब केवल 3 घंटे में ही तय कर पाएगी। तो ये इसकी विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में। तो इसी में एक बॉक्स में करके दिया हुआ था कि भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी, ठीक है, केबल यानी जो वायर वाला जो होता है, वायर वाला पुल, वायर्ड रेलवे पुल अंजी का उद्घाटन किया गया। इस पुल का नाम क्या है, अंजी, ठीक है, और उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया। फिर से समझिएगा चीजों को, भारत के पहले केवल रेलवे पुल अंजी का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये भी कहाँ है, तो यह भी जो है आपके कश्मीर घाट, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये धरती से 1086 फीट ऊपर, यानी 1086 फीट ऊपर अंजी ब्रिज में कुल 96 केबल लगे हुए हैं। और इस दोनों पुल के निर्माण हो जाने से, यानी एक आपका सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है आर्च ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में इसका, और फिर ये केबल रेलवे पुल, इस दोनों से जो है कश्मीर घाटी जो है पूरे देश के साथ रेलवे मार्ग से जुड़ गया है। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है पनडुब्बी रोधी युद्ध। ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल। ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल। तो सबसे पहले समझिए कि ये आईएनएस अर्नाला जो है क्या है, तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एसडब्ल्यूसी प्रकार का एक युद्ध पोत है। क्या है, युद्ध पोत है। वो भी क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्ध करने में सक्षम है, अर्थात एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। समझ गए। अब आईएनएस अर्नाला के बारे में पढ़िए। तो ये विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल अनिल चौहान जी हैं, उनकी उपस्थिति में, ठीक है, उनकी उपस्थिति में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया। तो यहाँ पर दो तीन चीजें समझने के लिए है। सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला ये आईएनएस अर्नाला को किस नौसेना केंद्र पर शामिल किया गया। ठीक है, किस नौसेना के बेस पे शामिल किया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। किसकी उपस्थिति में या किसने किया,
तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। और ये जो है विशाखापत्तनम क्या है, तो आपका पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, पूर्वी कमान में किया गया आईएनएस अर्नाला का शामिल, जो कि पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर आपका विशाखापत्तनम में है। और ये आईएनएस अर्नाला जो किस प्रकार का युद्ध पोत है, तो यह एंटी सबमरीन वारफेयर है। इतना ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला की विशेषता के बारे में, क्या है इसकी विशेषता, तो ये थोड़ा सा देखिए, इंक वो किसी वजह से पता नहीं, सो बोतल में पानी रखे हुए थे बैग में और कॉपी में प्रेसिज गया, ये दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या है, पहला टॉपिक मतलब पहली विशेषता कि पनडुब्बी रोधी युद्ध है। आईएनएस अर्नाला क्या है, तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध है, अर्थात एंटी सबमरीन वारफेयर है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आईएनएस अर्नाला जो हाल फिलहाल में ही पूर्वी नौसेना कमान के विशाखापत्तनम बेस पर शामिल किया गया है, यह किस प्रकार का युद्धपोत है, तो आपको आंसर लगाना होगा एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, इसमें इस्तेमाल होने वाला ये युद्धपोत है। और ये क्या काम करेगा, तो पनडुब्बियों की खोज करने एवं उन्हें नष्ट करने में ये सक्षम है, यानी पनडुब्बी की खोज भी कर सकती है और उसको नष्ट भी कर सकती है। फिर ये अगला क्या है, तटीय और उथले पानी में, ठीक है, तटीय यानी किनारों पर और उथले पानी में, जहां कम पानी भी होता है वहां भी पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने में ये सक्षम है। ठीक है, और ये उपसतही इलाकों में निगरानी भी कर सकती है। क्या है, उपसतही इलाकों में निगरानी भी कर सकती है, अर्थात सब सरफेस सर्विलेंस भी कर सकती है। तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में भी भाग ले सकती है। कम तीव्रता मतलब लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, अर्थात लीमो। ठीक है, लीमो का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में सक्षम है। और यह पोत लगभग 77 मीटर लंबा है और 1490 टन से भी अधिक भारी है। ठीक है, और ये डीजल इंजन वाटर जेट, समझिए, डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा यह युद्धपोत भी है, इतना आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे चीजें बहुत है समझने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मैं तो नोट्स बनाया हूँ, तो उसमें मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी प्रतियोगिता दर्पण में मेंशन है उन खास चीजों को मैं नोट्स में अपना लिख लूं। बाकी आपके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहला आईएनएस अर्नाला किस प्रकार का है, तो एंटी सबमरीन अर्थात एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत है। दूसरा, इसका काम क्या है, तो पनडुब्बियों को खोज करने और नष्ट करने में। ये किस तरीके के मतलब जो है अभियानों में भाग ले सकती है, तो यहाँ देखिए, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों अर्थात लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन में क्या क्या कर सकता है ये, तो उपसतही इलाकों में निगरानी कर सकती है, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव भी कर सकती है। और ये 77 मीटर लंबा, बाकी ये तो पूछा नहीं जाता। और ये डीजल इंजन वाटर, समझ गए, डीजल इंजन और वाटर भी इसमें लगा हुआ है, और इस दोनों के मिश्रण से संयोजन द्वारा संचालित नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत ये है। ठीक है, अब आईएनएस अर्नाला का निर्माण किसने किया, तो देखिए, आईएनएस अर्नाला जो है का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है। तो इस तरीके से ये आईएनएस अर्नाला एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट हो जाता है, स्वदेशी हो जाता है। और इसको लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डर्स के सहयोग से, ठीक है, एलएनटी अर्थात लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डर्स के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स अर्थात जीएसआरई, ठीक है, जीएसआरई के द्वारा बनाया गया, समझे। और इसका नामांकन जो आईएनएस अर्नाला आपको दिख रहा है, ये आपको महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्रतियोगिता दर्पण का आप मैगजीन फॉलो करते होंगे, अगर आप उसको पढ़ते होंगे, तब तो हमारा नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें जितना मैं बता रहा हूं उसको जरूर है कि एक बार रिमाइंड ध्यान करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम राष्ट्रीय घटनाक्रम 7 से 8 पेज का होता है, उसको जाकर के जो है एक बार वन टाइम रीडिंग जरूर कीजिए। ठीक है, वन टाइम रीडिंग जो है इसका जरूर कीजिए। वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, लेकिन यहाँ पर आपको ओटीआर जरूर करना है।
OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वन टाइम रीडिंग जरूर करनी है। उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छा ये टॉपिक है, इसमें ये बातें थी, फिर उसको नोट्स बना करके तो फिर जल्दी रिकवर हो पाएगा। बाकी दोस्तों से मैं यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है, तो भारतीय नौसेना का नाविका, ठीक है नाविका श्रेणी का ये क्या था, मिट गया, नाविका समूह। देखिए ये नाविका सागर परिक्रमा होगा शायद। सागर परिक्रमा, देखिए क्या था ये था क्या, भारतीय नौसेना का नाविका सागर परिक्रमा। ये जो है 02 यानी दूसरा परिक्रमा था ये 238 दिनों में नौवहन पोत INSV तारिणी पर, ठीक है, किस नाव का, तो INSV तारिणी पर सवार होकर के नौसेना के 2 अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और दूसरा है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, सवार होकर जो है समुद्री यात्रा करते हुए दुनिया का चक्कर लगाते हैं। यानी भारतीय नौसेना का नाविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है, ये कब या फिर किसके द्वारा, यानी कौन कौन इस पे सवार होकर के जाते हैं या फिर किस नाव का यूज किया जाता है पोत का, तो INSV तारिणी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों कहां से प्रारंभ किया जाता है, ये गोवा से प्रारंभ किया जाता है और 238 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान कुल 4 पड़ाव पर रुकते हैं। यानी जब यात्रा पे जाते हैं ये कुल 4 जगहों पर रुकते हैं, और वो 4 जगह में से कौन कौन है, तो एक है फ्रेमेंटन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्या है लिटलटन न्यूजीलैंड, तीसरा क्या पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह ये पड़ता है, और चौथा है केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और फिर केप टाउन से लास्ट में गोवा वापसी हो जाते हैं, ठीक है। और इस यात्रा के दौरान यानी जब लिटलटन से पोर्ट स्टैनली जाते हैं, ठीक है, लिटलटन से पोर्ट स्टैनली जाते हैं, तो इस यात्रा के दौरान जो है आपका ये INSV तारिणी जो है पॉइंट नीमो को पार करते हैं। ये देखिएगा, हो सकता है कभी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बना सके BPSC। पॉइंट नीमो क्या है, तो देखिए पॉइंट नीमो जो है महासागरीय ध्रुव के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नीमो क्या है, तो महासागरीय ध्रुव के रूप में जाना जाता है, जो महासागर में किसी भी भूभाग से सबसे दूर स्थित स्थान है। यानी समझिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए कि ये कोई जो है महासागर आइलैंड है, ठीक है, ये कोई आइलैंड है, समझ लीजिए इस तरीके से, यानी ये कोई मुख्य भाग है किसी भी देश का, और इस भाग से, ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर, किसी भी भाग से सबसे अधिक दूरी पर समुद्र में कोई स्थान है जो वो है पॉइंट नीमो। क्या है, पॉइंट नीमो। और जब भारत के 2 अधिकारी, नौसेना अधिकारी कौन कौन थे, एक दिलना के और एक कौन है, रूपा ए, ठीक है, रूपा ए जब INSV तारिणी पर सवार होकर के दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं, जो कि 238 दिनों में पूरा होता है, उसमें लिटलटन से पोर्ट स्टैनली की यात्रा के दौरान, यहाँ पर लिटलटन से पोर्ट स्टैनली की यात्रा के दौरान जो है पॉइंट नीमो नामक क्षेत्र को भी पार करते हैं, जो कि क्या है, महासागरीय ध्रुव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, नाविका सागर परिक्रमा 1 जो है ये 2017 में हुआ था और 2018 में संपन्न हुआ था। 2017-18 में ये हुआ था, और अभी जो फिलहाल 2025 में हुआ है नाविका सागर परिक्रमा पॉइंट 2 अर्थात दूसरा, ये आपका 2025 में हुआ है, ठीक है। सॉरी 2025 में कह रहा हूँ, 2024 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था गोवा से। क्लियर। अगला क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर कि नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत नौसेना के 2 अधिकारी कौन कौन थे और कितने दिनों में जो है वो दुनिया का चक्कर लगाने में सफल होते हैं, और किस जहाज का प्रयोग किया जाता है, तो पहला आंसर तारिणी जहाज, दूसरा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, और उसके 238 दिनों में। और कहां से प्रारंभ होती है यात्रा, तो गोवा से। बस इतना आपके लिए जानना जरूरी है, ज्यादा नहीं। अगला आ जाइए QS रैंकिंग 2026। ये अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक भी है, समझिएगा। QS रैंकिंग 2026 क्या है, तो विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों, ठीक है, विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग है ये, ठीक है। और ये रैंकिंग कौन जारी करती है, तो लंदन में स्थित है QS। लंदन में क्या है, QS अर्थात क्वाइरेल सिमंड्स, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो देख लीजिएगा, क्वाइरेली सिमंड्स द्वारा प्रति वर्ष जो है ये जारी किया जाता है। और ये इस बार जो है
21वीं ये रिजल्ट है, यानी 21वीं रैंकिंग इसके द्वारा जारी किया गया क्यूएस के द्वारा और 2025 को जारी की गई थी। सबसे पहला जानना ये जरूरी है कि क्यूएस रैंकिंग 2026 क्या है। तो क्यूएस रैंकिंग जो होता है वो पूरे विश्व भर के, दुनिया भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की एक रैंकिंग है कि सबसे टॉप पे कौन है, सबसे नीचे पे कौन है, किस देश का सबसे अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, इस तरीके का, समझ गए। तो इस बार यानी जब 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कुल जो है टोटल 1500 संस्थान भाग लेते हैं, अर्थात 1500 संस्थानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, 1500 संस्थानों को शामिल किया जाता है जिसमें, ठीक है, भारत के कुल संस्थान यानी 54, भारत के कुल 54 संस्थान इस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, यानी दुनिया के अगर टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो इसमें भारत के 54 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो भी हैं वो इसके अंदर आ पाते हैं। और इसके अनुसार इस वजह से 2025 क्यूएस रैंकिंग जो कि भारत के 46 संस्थान में शामिल थे, और 2025 में जब ये रिजल्ट आई थी उस टाइम पे 46 था, यानी 46 संस्थान इसमें शामिल हुआ था, और इस बार जो है 54 संस्थान शामिल हुआ है। और जिससे भारत का स्थान पता है आपको इस क्यूएस रैंकिंग में कितने नंबर पे है? 2026 में चौथे स्थान पे। क्यूएस रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो चौथे स्थान पे 2026 के डाटा के अनुसार। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है अमेरिका, जिसके 192 संस्थान जो है इस लिस्ट में शामिल होते हैं। और सेकंड स्थान पे आपका यूनाइटेड किंगडम अर्थात लंदन का है जो कि 90 संस्थानों के साथ, और तीसरा संस्थान आपका चाइना के साथ है जो कि 72 संस्थान इसके इस 1500 लिस्ट में शामिल होते हैं। आपके लिए जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि क्यूएस रैंकिंग 2026, ठीक है, क्यूएस रैंकिंग 2026 या फिर 21वीं क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। दूसरा क्वेश्चन, भारत के कुल कितने संस्थान क्यूएस रैंकिंग 2026 में शामिल हैं? तो 54 संस्थान। और उसके बाद क्यूएस रैंकिंग 2026 में दुनिया भर से कुल कितने संस्थानों को शामिल किया गया? तो 1500 संस्थान। बस इतना आपको जानना है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए, अगला क्या है? तो क्यूएस रैंकिंग 2026 में टॉप 250 में भारत के मात्र 6 संस्थान शामिल हो पाए हैं, यानी दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये जो क्यूएस रैंकिंग जो निकाली गई है इसमें टॉप 250 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में भारत के 6 संस्थान आ पाए हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ 250 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? 6 ठो। और इसमें से जो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट है, मैंने 3 का ही यहाँ पे नाम लिखा है, वो कौन कौन से है तो समझिए। एक है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जो कि क्यूएस रैंकिंग में इसको 123वां स्थान पे शामिल किया गया है। और दूसरे नंबर पे भारत का संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, और ये क्यूएस रैंकिंग में 129वां स्थान पे आता है। और फिर आता है आईआईटी मद्रास जो क्यूएस रैंकिंग में 180वां स्थान पे आता है। बाकी के भी 3 नाम दिए हुए हैं आपके प्रतियोगिता दर्पण के बुक्स मैगजीन में, लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा। 3 जानना जरूरी ज्यादा है, काफी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन में और बनाऊं कि क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन से हैं? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन से हो गए? आईआईटी दिल्ली। क्यों? क्योंकि क्यूएस रैंकिंग में इसको 123वां स्थान मिला है, उन्होंने 65.5 स्कोर हासिल किए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगला आपको क्या जानना जरूरी है, क्यूएस रैंकिंग 2026 में ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं? ठीक है, ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूट यानी ओवरऑल टॉप पे कौन कौन बैठा है? तो ओवरऑल टॉप पे यानी सर्वश्रेष्ठ जो पहले स्थान पे है वो लगातार 14 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान बना हुआ है। वो कौन सा है तो समझिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कैम्ब्रिज में है, अमेरिका, अर्थात एमआईटी अमेरिका में है। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्यूएस रैंकिंग 2026 अर्थात दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से पहले स्थान पे आती है। दूसरे स्थान पे है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। ये 3 संस्थान के मैंने आपको नाम बताया, बस याद रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैंकिंग आखिर निकाली किस तरह से जाती है, तो ये रैंकिंग किस तरह से निकाली जाती है, ये सब देखिए डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा गहराइयों में जाना है, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के नजरियों से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लीजिए क्या है, तो क्यूएस रैंकिंग जो है 6 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर निर्धारित होती है। अब उस 6 महत्वपूर्ण मानक यानी क्राइटेरिया कौन कौन सा है? तो एक है आपका एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तीसरा है साइटेशंस
पर फैकल्टी। ठीक है, क्या है इसका मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो ये तो समझ में आ रहा है। और तीसरा है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, पांचवा। और ये छठा है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, तो ये 6 मानकों के आधार पर जो है यूनिवर्सिटी को स्कोर दिया जाता है, यानी नंबर दिया जाता है कि उन्होंने कितना स्कोर हासिल किया, और फिर उसके बाद से रैंकिंग जारी की जाती है। तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहला तो क्यूएस रैंकिंग 2026 में जो टोटल कितने शामिल हुए थे 1500, भारत के कितने 54, और भारत का स्थान कौन सा चौथा, भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सा, तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। और ओवरऑल जो है क्यूएस रैंकिंग में कौन सा, तो आपका एमआईटी। ठीक है, मैसेच्यूसेट्स, क्या नाम था भाई, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। और बाकी बात 6 मानकों के आधार पर जो है इसको रैंकिंग दिया जाता है। बस इतना ही करना है और ज्यादा नहीं। हो गया क्लियर। आगे और एक और था कि 250, टॉप 250 में। ठीक है, टॉप 250 में भारत के कितने संस्थान, तो 6 संस्थान आए हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला था न्यूज ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर वर्णित ध्येय वाक्य क्या है, तो बस याद रखिए, यतो धर्मस्तो जयः, यतो धर्मस्तो जयः, अर्थात जहां धर्म है वही विजय होगा। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह है। न्यूज ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह को, ठीक है, एनवी रमना के द्वारा शायद ये चेंज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर से जब ये बी आर गवई आते हैं तो फिर से पुराने चिन्ह को बहाल करते हैं, लेकिन दोनों ही चिन्हों पर ये ध्येय वाक्य लिखित था, यानी वर्णन था, जिसका मतलब होता है जहां धर्म है वही विजय। हो सकता है कभी क्वेश्चन दिख जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह में वर्णित ध्येय वाक्य कौन सा है, तो यह तो धर्मस्तो जयः या तमसो मा ज्योतिर्गमय या फलना चिलना कुछ भी हो, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है आपका नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं के लिए जिस प्रकार से अमेरिका में जीपीएस चलता है, ठीक है, अमेरिका का कौन सा ये फंडा है, जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रूस में देखेंगे तो ग्लोनास, रूस में क्या है, ग्लोनास। और चीन के पास क्या है, तो चीन के बाइडू, चीन के क्या है, बाइडू की तर्ज पर जिस तरीके से अमेरिका का जीपीएस क्या करता है, लाइव लोकेशन को बताता है, स्थान स्थिति टाइमिंग को बताता है, उसी तरीके से रूस में है ग्लोनास और चाइना में क्या है, बाइडू। उसी तर्ज पर भारत ने भी क्या किया है, नकल करने की कोशिश या तरक्की करने की कोशिश करी है। तो उसी तर्ज पर भारत ने भी क्या किया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाया और उसका नाम रखा नाविक। क्या नाम रखा, नाविक। समझ गए, यानी भारत का जो है जीपीएस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, नाविक। ठीक है, और यह नाविक जो है, यह नाविक आपका 7 उपग्रहों से संचालित होने वाली यह प्रणाली है, लेकिन इसमें खराबी आ जाने के कारण जो ये पूरी तरीके से अभी सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक है, और इसलिए जो है, इसलिए स्वदेशी जीपीएस नाविक, ठीक है, स्वदेशी जीपीएस आपका नाविक के लिए हर 4 महीने में एक उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना है। ये आपका न्यूज में था, यानी आपका प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स मैगजीन में था इस चीज के बारे में कि अब जो है इसरो स्वदेशी जीपीएस बनाने में, जिसका नाम नाभिक है, उसके लिए, उसको सफल करने के लिए हर 4 महीने पर एक उपग्रह लॉन्च करेगी। तो आपको जानना ये जरूरी था कि भारत का स्वदेशी जीपीएस सिस्टम का नाम क्या रखा गया, तो नाविक रखा गया। क्या नाम रखा गया, नाविक रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम लागू। ठीक है, क्या है, नियम लागू। देखिए, अंतर सेवा संगठन अधिनियम, ठीक है, अंतर सेवा संगठन अधिनियम क्या, समझिए, सशस्त्र बलों अर्थात आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बीच बेहतर समन्वय और प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2023 में पारित किया था एक नियम, अर्थात अंतर सेवा संगठन अधिनियम। ठीक है, अंतर सेवा संगठन अधिनियम, इसका मतलब था कमांड, नियंत्रण और अनुशासन। इसके नियम जो है 27 मई 2025 से ये लागू हो गए। नियम बनाया था 2023 में ही। नियम क्या था, समझे, तो नियम ये था कि सशस्त्र बलों के बीच अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच जो है बेहतर समन्वय हो पाए, अर्थात अच्छा से बातचीत हो तीनों के बीच में, प्रशासनिक व अनुशासनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, यानी प्रशासनिक और अनुशासन तीनों के ऊपर एक तरीके से लागू हो पाए। ठीक है, और इस चीज के लिए जो है सरकार अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 बनाए थे, और उसके नियम जो है, उसके जो रूल्स होंगे अब वो लागू हो चुके हैं। तो उसके रूल्स के अनुसार क्या था
कि इसके अनुसार यानी इसी नियम के अनुसार अंतर सेवा संगठन अधिनियम के अनुसार जो है नियुक्त कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड, ठीक है, जो नियुक्ति की जाएगी कमांडर इन चीफ का या फिर ऑफिसर इन कमांड का, इसको तीनों सेनाओं के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। देखिए यहाँ पर आपको कथन कारक जैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के तहत जो ऑफिसर इन कमांड बनेंगे उसको केवल नेवी और एयरफोर्स पे अधिकार रहेगा या तीनों सेनाओं पे रहेगा या सिर्फ सेनाओं पे रहेगा, इस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। तो याद रखिएगा तीनों सेनाओं के कर्मियों पर, ठीक है, यानी तीनों सेनाओं के जो भी फौजी होंगे उन पर प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। किसको? तो कमांडर इन चीफ को या फिर ऑफिसर इन कमांड को, जो इसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे इस अधिनियम के द्वारा। अब देखिए उद्देश्य क्या है इस अधिनियम के, तो कुशल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता मजबूत करने के लिए इस नियम को लाया गया। नोट, तो इसके लिए क्या है, रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस को ही, अर्थात जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, जनरल अनिल चौहान को ही अधिकृत कर दिया, यानी जनरल अनिल चौहान को ही ये कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड नियुक्त किया गया है। समझ गए, तीनों सेनाओं का, सीडीएस का ही। अब अगला टॉपिक है सिंधु चिनाब नदियों का पानी पंजाब हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने की योजना। देखिए सिंधु चिनाब नदी का पानी जो है पंजाब में पहुंचे, हरियाणा में पहुंचे, राजस्थान में पहुंचे, और इसके पहुंचने के लिए क्या कदम उठाया गया है, तो वो ये न्यूज है आपके मैगजीन में, उसको जरा समझते हैं क्या है। देखिए इसके लिए क्या किया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान तक पानी पहुंच पाए, किस नदी का, तो सिंधु और चिनाब का। तो इसके लिए जो है 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है और इसे बांधों की ऊंचाई बढ़ा करके जलाशयों में अधिक पानी जमा करने तथा स्लुइस गेट का निर्माण कर जल प्रवाह को नियंत्रित करना योजना में शामिल है। तो ये जो योजना लाया गया है कि 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाए और इस पर जो है ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर, यानी बांध की ऊंचाई बनाकर जलाशय में पानी जमा किया जाए और फिर स्लुइस गेट बना करके जल प्रवाह की गति को नियंत्रित किया जाए, समझे, और फिर इसको जो है पंजाब हरियाणा राजस्थान तक पहुंचाया जाए। तो ये देखिए चिनाब रावी सतलुज लिंक परियोजना, इस परियोजना का नाम क्या है, चिनाब रावी सतलुज लिंक परियोजना। ये जो है जम्मू पंजाब हरियाणा राजस्थान में 13 स्थानों पर मौजूद नहर संरचनाओं को जोड़ करके, नहीं पहले से ही जो नहर है उसको आपस में जोड़ा जाएगा और इंदिरा गांधी नहर में पानी लाया जा सकेगा। समझ गए, ये था इसका। चलिए बाकी अगला टॉपिक क्या है आपका, तो अगला टॉपिक है आपका SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का मतलब शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रॉकेट के निर्माण के लिए, अब इसके रॉकेट के लिए जैसे PSLV का रॉकेट होता है उसी तरीके से SSLV के जो रॉकेट है उसके निर्माण के लिए HAL अर्थात एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा इसरो, यानी HAL को टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा कौन, इसरो। किस चीज के लिए, ताकि HAL जो है SSLV के रॉकेट बना सके, ठीक है, यही बस न्यूज में है। तो इसरो के द्वारा ही विकसित किया गया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका निर्माण करने के लिए HAL द्वारा किया जाएगा, यानी इसका निर्माण, यानी इसके रॉकेट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, HAL के द्वारा किया जाएगा, और इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसरो करेगा, ठीक है। और HAL ने यह टेंडर 511 करोड़ की बोली लगा करके हासिल किया, यानी HAL जो है इस टेंडर को कैसे हासिल किया, 511 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। अब SSLV क्या है, देखिए, तो SSLV जो कि शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका उपयोग 500 किलो तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, 500 किलो तक के सैटेलाइट को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन या टॉपिक क्या है तबीयत हमारी ठीक हो नहीं रही है। देखिए क्या है, यूपीएससी परीक्षाओं में अंतिम चरण से चुके उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु योजना, तो एक योजना लाई गई है, ठीक है, एक योजना लाई गई है प्रतिभा सेतु योजना। प्रतिभा सेतु योजना क्या है, तो एक्चुअल में देखिए प्रतिभा सेतु योजना क्या है कि जो भी कैंडिडेट आप देखते होंगे कि यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में बहुत बार अंतिम रूप से अंतिम मेरिट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट से चुक जाते हैं, कुछ नंबर से, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, तो वैसे उम्मीदवारों के लिए जो है ये प्रतिभा सेतु योजना लाया गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसके काम क्या है, इसको समझिए। देखिए
देखिए क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा प्रतिभा का फुल फॉर्म क्या है। PRATIBHA, प्रतिभा। तो प्रतिभा यानी P फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। ठीक है, यानी प्रतिभा का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट, ये था प्रतिभा का फुल फॉर्म। अब इसके उद्देश्य क्या है तो समझिए। उद्देश्य अंतिम सूची से बाहर रह गए उम्मीदवारों को नए अवसर प्रदान करना, यानी जो अंतिम सूची से बाहर रह गया उसको कुछ नया अवसर प्रदान किया जाए, नए मौके दिए जाए। किस तरह का मौका, तो देखिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त होंगे, यानी जो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, वहां पर उनको नौकरियां दी जाए, ऐसे अवसर प्राप्त होंगे उनको। और सरकार और निजी कंपनियों को भी मेधावी युवा मिल सकेगा। और इसका बेनिफिट ज्यादातर किसको होगा, जो भी प्राइवेट कंपनी में अगर ऐसे कैंडिडेट को हायर किया जाएगा, तो समझिए कि सभी कैंडिडेट जो खास करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं अपने आप में ही वो एक विद्वान कैंडिडेट होते हैं, हर चीजों में निपुण होते हैं, बस इंटरव्यू में थोड़े बहुत कुछ अंक कमी रह जाने के कारण या मेंस में थोड़े बहुत कम रह जाने के कारण वो फाइनल सिलेक्शन से बच जाते हैं, क्योंकि सीट की संख्या भी तो बहुत कम होती है, 700 800 मैक्सिमम 1000 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जो मेधावी छात्र हैं, मेधावी युवा हैं, मतलब ब्रिलियंट या एक्सीलेंट कैंडिडेट जो होंगे, उसको निजी कंपनियों में ऐसा युवा मिल सकेगा इस प्रतिभा योजना के तहत। समझ गए। और इस योजना को मुफ्त पीडीएस अर्थात पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम नाम से 2018 में ही शुरू किया गया था, लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, प्रतिभा। ठीक है, इससे ज्यादातर फायदा कंपनियों को होगा और कैंडिडेट्स को भी होगा, ताकि हतोत्साहित ना हो पाए, उसमें मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाने के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं जॉब उसको मिल ही जाएगा और अच्छा पैकेज पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया का क्रैश। ठीक है, एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर। ठीक है, क्या है, एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान 787 87 787 8, ये क्या था 787 8 अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से टकराने पर क्रैश हो गया और पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सभरवाल। कैप्टन सुमित सभरवाल। देखिए ये ज्यादा कुछ है नहीं, हो सकता है आपको बस किस इंडिया का यानी किस कंपनी का जहाज था, कहां टकराया और कैप्टन कौन थे, ये पायलट कौन थे, इतना ही पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी एक जहाज, उसका नाम था बोइंग ड्रीम लाइनर विमान 7878 और ये जो है एयर इंडिया का विमान था और ये अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरी थी लंदन जाने के लिए, लेकिन ये पास में ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से थे, उससे टकरा गया और क्रैश हो गया और सभी लोग मर गए थे। सिर्फ शायद 11 नंबर सीट पर या 11A सीट पर जो है बचे थे, बैठा था व्यक्ति, वो बच गया था। कैप्टन सुमित सभरवाल ये इसके पायलट थे। चलिए अगला कोई टॉपिक देखते हैं क्या है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, वहां पर पहले भारतीय बन चुके हैं कौन, शुभांशु शुक्ला, जो वहां पर रह करके आए हैं। देखिए इसमें क्या था, बहुत सी चीजों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मिशन कौन था एक्जियोम 4 AX4, इस मिशन का नाम क्या था एक्जियोम 4 के तहत एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और इसका फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरा था। ठीक है, यहाँ पर जो है किस मिशन के तहत उड़ान भरा था, तो एक्जियोम 4 मिशन के तहत। किस जहाज से, तो फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल से। ठीक है, कहां जाना था, तो इसको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS किसकी कंपनी थी, तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से। इसमें जो है कुल 4 यात्रियों को भेजा गया था, कुल 4 यात्रियों को। उसमें से देखिए चारों के नाम कौन कौन से हैं। एक नाम है पैगी विटसन जो नेतृत्व कर रहे थे इस अभियान को और ये नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी रह चुके थे, पहले भी ये अंतरिक्ष में जा चुके थे। और एक है स्लावोज उजांस्की विसिनवेस्की, ये पोलैंड के हैं। और तीसरे हैं हंगरी के टिबोर कापू, यानी हंगरी के जो है, यानी हंगरी का रहने वाला था टिबोर कापू, ये थे तीसरे। और चौथा है भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 व्यक्तियों को जो है अंतरराष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। एक्जियोम मिशन का नाम क्या था? एक्जियोम 4 के तहत, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले व्यक्ति यानी भारतीय, जो अंतरिक्ष यात्रा पर, सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे, और ये गए थे सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत, यानी उसका मिशन कौन सा था? सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत गए थे। और उसका सोयूज T2 के जरिए, उस जहाज का नाम था सोयूज T2। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहला तो ये चीज कि सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा जाने वाला प्रथम भारतीय तो विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। लेकिन अगर बोला जाए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, तो वहां पर अब हो गए हैं शुभांशु शुक्ला। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब क्या है? तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यह पृथ्वी की कक्षा में 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ISS यानी ये स्टेशन। और यह जो है नवंबर 2000 से ही लगातार ISS अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इस प्रकार से जो है ये 24 घंटे में 16 परिक्रमाएं करती है, जिससे वहां रह रहे अंतरिक्ष यात्री प्रत्येक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। ऐसा है अंतरिक्ष स्टेशन हमारा, मतलब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब इसका फायदा देखिए क्या होगा। तो इसका फायदा जो है भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत जो है गगनयान मिशन छोड़ने वाला है। गगनयान मिशन जो कि इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा 2027 में, और यह जो है पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा, यानी इसमें मानव को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत इसरो के द्वारा, ठीक है। और इसमें 3 यात्रियों को भेजा जाएगा, और इसमें जो है यान इसका है LVM-3, ठीक है। इसे किस जहाज से? तो LVM-3 ऐसा कुछ नाम दिया गया, बाकी न्यूज बाद में आएगी तो देख लेंगे। इसमें 4 लोगों को फिलहाल अभी सिलेक्ट किया गया है, प्रशांत बाला कृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला तो फिक्स हो गए, ठीक है, और इसीलिए शुभांशु शुक्ला को वहां भेजा गया था, और उससे इसका फायदा होगा। हो सकता है ये गगनयान मिशन को लीड भी करे, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए मानव रहित मिशन, देखिए भारत का मानव मिशन तो है ये गगनयान, जो कि 2027 में भेजा जाएगा, लेकिन इसको टेस्टिंग के लिए पहले ही मानव रहित मिशन भेजे जा रहे हैं, ठीक है। और उपयोग में लिया गया, इसमें रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र, याद रखिएगा व्योम मित्र, ठीक है। मैं एक छोटी से छोटी चीजों को भी कराने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो आप वहां पर उसको टैकल कर सके, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक है आपका कुछ ये स्टेट से रिलेटेड है, आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम वहीं से खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है हमारा कुछ स्टेट का न्यूज है, उसको देख लेते हैं क्या है। तो ताला बनाने के लिए विख्यात है अलीगढ़ शहर, ठीक है। अलीगढ़ शहर ताला बनाने के लिए, और अलीगढ़ शहर में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो है मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत जो है 27 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है, ताकि अलीगढ़ शहर में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाया जा सके, ताला म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, देखिए अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र अर्थात इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, यानी अंतरराष्ट्रीय पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है आगरा में सिंगना में स्थापित किया जाएगा। क्या समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, यानी दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में। इससे क्या फायदा होगा? तो आलू और शकरकंद की उत्पादकता कटाई के पश्चात प्रबंधन व मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो मेन यहाँ पर ये रखिएगा कहाँ इसका स्थापना हो रहा है, और आलू वाला तो ये आगरा में। अगला देखिए एक न्यूज और है, वो क्या है? तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा में जो भी टॉपर्स होते हैं, यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को उनके जनपद में एक दिन का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। यानी उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने एक ऐसा सूचना घोषित किया है कि अब जो भी हमारे बोर्ड के, यानी उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वां और 12वां में जो टॉपर होगा उनको अपने जनपद में, यानी अपने ही जिला में जो है एक दिन का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा, ठीक है। इससे उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव कराना और उसमें आत्मविश्वास जगाना, ताकि वे उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित हो सके, ठीक है।
देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो बिहार में ग्रामीण आधारित संरचना, बिहार में ग्रामीण आधारित संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए और वो समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह भवन अर्थात मैरिज हॉल बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, बिहार के ग्रामीण आधारित संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अब बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में अर्थात 8,053 ग्राम पंचायत है, उसमें क्या होगा, तो विवाह भवन बनाने की योजना लाया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा योजना का नाम क्या रखा गया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। लक्ष्य क्या है कि अगले 5 साल में जो है ये योजना को पूरा किया जाए। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन बनाया जाए, मैरिज हॉल बनाया जाए, ताकि गरीबों और बाकी कन्याओं को फायदा हो सके, लोगों को। और इसके लिए आवंटित राशि कितना है, तो हर विवाह भवन पर यानी प्रत्येक विवाह भवन पर 50 लाख रुपए, समझ रहे हैं 50 लाख रुपए में कैसा मैरिज हॉल बनकर तैयार होगा, समझ रहे हैं आप। तो इतने बड़े एक योजना लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, पता नहीं जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा मिलेगा। और कुल खर्चे का अनुमान इसमें 4026 करोड़ बताया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों अगस्त 2025 का हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, नेशनल, और उसके बाद स्टेट से रिलेटेड जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा हमने वो आपको कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। फास्ट रिवीजन अब लास्ट में यही एक तरीका है, इसको करिए। और बाकी के भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थोड़े से हमारे समय थोड़ा खराब चल रहा है, अभी टाइम थोड़ा कम मिल रहा है और हेल्थ भी थोड़ा खराब है। ठीक है, चलिए बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।